हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित वर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। जी हाँ दोस्तों, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त को कहते हैं और एचसीएफ महत्तम समापवर्त को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इंग्लिश में लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं और महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एलसीएम, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इसका नाम आपने सुना ही होगा। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। क्लियर? आई होप कि ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है एवं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपका ये टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बीच में लिख दूँ क्या, एंड, तो चलिए लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लिख दिया हमने। ठीक है, इसको एलसीएम और इसको एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या क्लियर करते हैं हम, उसका कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज़ पावर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या है, पावर है। देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर किसी भी चैप्टर का अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो आप किसी भी चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए। तो चलिए एलसीएम एवं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके मैं इन सभी का परिभाषा आपको लिख कर बताऊँगा, यानी डिफिनेशन लिख कर बताऊँगा और आपको उदाहरण के साथ में आपको समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल को लिखते हैं और साथ ही साथ उसका परिभाषा क्या है उसको लिखकर आपको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने आप सभी के सामने ये डिफिनेशन कुछ लिख लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखकर आश्चर्य होगा कि सर ये आप क्या बता रहे हैं। मैंने क्या बोला था, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट अगर है तो आपके पास पावर भी है। ठीक है, तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद इस पर सवाल भी बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल को करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एचसीएफ में कई सारे पार्ट होते हैं। एचसीएफ एलसीएम यानी दोनों को मिलाकर इनमें कई सारे पार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट होता है अपवर्त किसे कहते हैं। ठीक है, अपवर्त दोस्तों, अपवर्त किसे कहते हैं अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए लिखा हुआ है, किसी भी संख्या का अपवर्त गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या
से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे ही क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, यानी डिफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कहता है किसी भी संख्या का अपवर्त गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे ही क्या करते हैं, अपवर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कोई भी संख्या दिया गया है, अगर उस संख्या से वो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्या लिख रखा है हमने पहले से, 4, क्या लिख रखा है, 4 का अपवर्त क्या होता है दोस्तों, 4 का अपवर्त होता है यानी 4 के 2 गुना। अपवर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, उसमें गुना कर देना चाहिए, यानी गुना करते जाना है 4 से, यानी 4 का अंतर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितने का अंतर होना चाहिए, 4 का, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए 4 का अपवर्त होता है 4, 8, 12, 16, 20। देखिए इनमें कितने का अंतर है दोस्तों, इनमें बस 4 का अंतर है। 4 दूना 8, ठीक है, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। अगर इसके आगे करेंगे 4 छंक 24, क्या होगा, 4 छंक 24, 4 सते 28, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा 4 के अंतर में। ठीक है, आई होप कि एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एक संख्या और है 12, इसके बीच में आप 6 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, 3, कोई भी संख्या आप ले सकते थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 ही लें और 12 ही लें। ठीक है, ऐसा कोई क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ले लीजिए 12 को। अब देखिए 12 का अपवर्त क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे 4 में अंतर था किसका, 4 का, वैसे ही 12 में अंतर होगा दोस्तों, किसका, 12 का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अगर इसके आगे आप पढ़ते तो क्या आता, 12 छंग 72 आता है ना, आता या नहीं, 12 छंग 72। ठीक है, तो ऐसे ये 12 का अंतर होते हुए ये बढ़ता जाता है और अनंत तक जाता है, इसका कोई बढ़ने का सीमा नहीं है, ये कहाँ तक जाता। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अपवर्त बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पहला, और इनमें जितने भी डाउट थे उसको हमने क्या किया, क्लियर कर दिया, यानी अपवर्त खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपवर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ के दूसरे पार्ट की तरफ। अपवर्तक क्या होता है, ठीक है दोस्तों, देखिए ये अपवर्त था यानी अपवर्त, और ये क्या था, अपवर्तक। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं अपवर्तक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपवर्तक को जानने के लिए इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मैं आपको फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अपवर्त क्या होता है। देखिए कहता है किसी भी संख्या का, दोस्तों किसी भी संख्या का अपवर्तक गुणनखंड, देखिए यहाँ गुणज था, यहाँ गुणनखंड है। ठीक है, किसी भी संख्या का अपवर्तक गुणनखंड वह है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब अपवर्तक का क्या करना है हमें, गुणनखंड, जो संख्या दिया गया हो गुणनखंड विधि से उसको क्या कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे, यानी काट दे, वही क्या होता है दोस्तों, अपवर्तक होता है। ठीक है, देखिए अपवर्त में काटने का तरीका कुछ अलग था और अपवर्तक में काटने का तरीका कुछ अलग था। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, देखिए अपवर्तक में क्या था, 4 का अंतर देके संख्या क्या होती थी, बढ़ते जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ 4 का अपवर्तक लेते हैं, 4 का अपवर्तक अगर हम लेते हैं तो 4 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों, 4, यानी इसका कहने का मतलब जो इसका अपवर्त होगा वो 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी संख्या हो वो 2 से अधिक बार उसका क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड उसका 2 से अधिक बार होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर 1
क्या है, अपवर्तक है या नहीं? तो मैं बोलूँगा नहीं है। एक जो है अपवर्तक नहीं है। दो सर, दो भी अपवर्तक नहीं है। अगर आप बोलोगे सर दो, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, अगर तीन मैं लिख दूं तो क्या बोलेंगे आप, ये तीन अपवर्तक है या नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं है सर। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि आप फिर जवाब दोगे कि सर जो तीन है ना, सर जो तीन है, ये तीन का कोई अपवर्त यानी इसका कोई गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। यानी पहला गुणनखंड है एक से ही कटेगा। देख लीजिए तीन है ना, तीन है, ये एक से कटेगा और दूसरे नंबर ये तीन से कटेगा, और किसी भी संख्या से ये कटने वाला नहीं है। इसीलिए आप कहोगे सर ये अपवर्तक नहीं है। अगर मैं इसको जैसे ही बढ़ा दूं, 4 कर दूं, तो आप बोलोगे सर ये अपवर्तक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक से भी कटेगा 4 और दो से भी कटेगा 4 और 4 से भी कटेगा 4। इससे कटेगा 4 बार में, इससे कटेगा 2 बार में, इससे कटेगा 1 बार में। क्लियर? ये क्या हो गया हमारा अपवर्त। यानी कहने का मतलब जिस भी संख्या का 2 से अधिक बार गुणनखंड हो वो अपवर्तक कहलाता है। ठीक है, इसका देखिए 3 बार हुआ है, 1 2 3। ठीक है, इसके जगह पे आप और कोई भी संख्या ले सकते हो जिसका 2 से अधिक बार गुणनखंड हो। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया है, 24। यानी 24 का अपवर्तक क्या है, यानी 24 जो है इसका कितना गुणनखंड होगा, 2 ही होगा या 2 से अधिक होगा? देखिए दोस्तों यहाँ कई सारे गुणनखंड है। ठीक है, 24 जो है दोस्तों ये 4 से भी कटेगा। ठीक है, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी। इनमें जितने भी लिखे गए हैं, इनमें जितनी भी संख्या लिखे गए हैं उन सभी से 24 क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से कट जाएगा। देख लीजिए, देखिए 1 से कटेगा 24 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में, और 3 से कटेगा 8 बार में, और 4 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 24 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, इसके जगह पे आप कोई भी छोटी संख्या या बड़ी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 8 की, अगर मैं बात करूं 8 की, 8 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों, 8 का अपवर्तक क्या होगा, 8 का अपवर्तक क्या होगा, यानी इसके कितने गुणनखंड होंगे? ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 8 का कितना गुणनखंड होता है, यानी इसका गुणनखंड 1 से अधिक है या फिर 1 से कम है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं आपको बता दूं 8 जो है ना दोस्तों, 8 का गुणनखंड जो है 2 से अधिक बार आएगा या फिर 2 से कम बार में आएगा, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये 2 टॉपिक मैंने आपको बता दिया। दोनों टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपके सीधा दिमाग में बैठ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट और इसी सवाल के साथ हम अपना तीसरा और चौथा डिफिनेशन यानी परिभाषा देख लेते हैं, तीसरा और चौथा पार्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद उसको लिखते हैं। लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा आगे की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं फिर लिखते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों, हमने आप सभी के सामने LCM और HCF का तीसरा और चौथा पार्ट लिख दिया है। समापवर्त एवं समापवर्तक, ये दोनों में क्या अंतर है इसको समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं समापवर्त और समापवर्तक में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, समापवर्त कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त को समापवर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ यानी मिलन को, अपवर्त को समापवर्तक कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो उभयनिष्ठ होता है यानी मिले होते हैं
उसे क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपवर्त का 1-2 संख्या मिला होता है उसे क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण की मदद से, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ, जो भी डाउट बचा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 का अपवर्त क्या बताया था हमने, अपवर्तक में 4 का अंतर। ठीक है, 4 का अंतर, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। ठीक है, 4 पंचे 5, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। इसका बड़ा से बड़ा संख्या क्या है वो क्लियर नहीं है, यानी वो अनंत है, असंभव है उसको ज्ञात करना। ठीक है, और सेम उसी तरीके से मैंने बताया था 6 का अपवर्त क्या होता है, 6 में 6 का अंतर होगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है, ऐसे अनंत तक चला जाएगा जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं अपवर्त क्या है। ठीक है, मेन टॉपिक तो हमारा ये है, समापवर्त क्या है। मेन टॉपिक हमारा क्या है, समापवर्त क्या है। देखिए 4 एवं 6 का समापवर्त 12, 24 और 36। ठीक है, यही क्यों है, यही क्यों है, इसके अलावा तो कुछ हो सकता था, इसके अलावा कुछ तो हो सकता था। देखिए सबसे छोटी संख्या जो 12 है, सबसे छोटी संख्या 12 वो 4 से कटेगी। किससे दोस्तों, 4 से कटेगी। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं समापवर्त क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए 12, 24 और 36 हमने क्या किया है, पहले से ही लिख के रखा है। ठीक है, 12, 24, 36। ज़रूरी नहीं है कि आप 12, 24 और 36 लिखें। ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, देखिए यहाँ जिस हिसाब से, यानी जिस प्रकार का यहाँ संख्या होगा उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा जाएगा, वैल्यूज़ को लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में 4 और 6 है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया है 12, 24 और 36। ठीक है, कहने का मतलब जो संख्या यहाँ रहेगा वही संख्या इस तरफ उससे आगे रहेंगी, यानी उससे बढ़कर रहेंगी, ताकि यहाँ जो संख्या है उस संख्या के टेबल में इतनी संख्या क्या होती हो, आती रहती हो। देखिए 4 के टेबल में 12 आता है, 24 आता है, और 36 आता है, 4 9 36। ठीक है, 4 3 12, 4 6 24 और 4 9 36। ठीक है, ये रहा 4 का। ठीक है, अब जान लेते हैं 6 का। 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 6 36। ठीक है, कहने का मतलब जो यहाँ संख्या हो उसके टेबल में ये संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 4 और 6 था, तो 12 भी आता है 4 के टेबल में, 24 भी और 36 में भी। 6 के टेबल में 12 भी आता है, 24 भी आता है और 36 भी आता है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जान लेते हैं समापवर्तक किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी का एक भाई है जिसका नाम समापवर्तक है, और समापवर्तक को किस किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं अब समापवर्तक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, समापवर्तक क्या होता है, जब तक ये नहीं जान पाएंगे समापवर्तक क्या होता है तब तक कैसे पता लगा पाएंगे समापवर्त और समापवर्तक में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त को समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ेंगे ध्यान से, और आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या, कहने का मतलब जैसे
एक है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 2 या 2 से अधिक इतना होना चाहिए, या फिर 3 मिला लो, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो या 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं हो वो क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, यानी जो संख्या हो वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं, एक उदाहरण की मदद से, एक एग्जाम्पल की मदद से जान लेते हैं। अपवर्तक में मैंने क्या बताया था, फैक्टर, क्या बताया था दोस्तों, फैक्टर, यानी एक ही संख्या का 3 से अधिक बार, यानी 2 से अधिक बार, एक ही संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक बार होना चाहिए, तो क्या होगा, अपवर्तक होगा, ठीक है। तो 4 का अपवर्तक क्या होगा, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी, और 4 स्वयं से भी कटेगा, ठीक है। 6 का अपवर्तक क्या होगा दोस्तों, 6 का अपवर्तक होगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 स्वयं से भी कट जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आइए जान लेते हैं इसका समापवर्तक क्या है, इसका समापवर्तक क्या है, ठीक है। 4 एवं 6 का समापवर्तक क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, ऐसा क्यों है दोस्तों, देखिए ये 4 जो है ना, 4 और ये 6 जो है, ठीक है, तो 4 भी 1 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 6 जो है ये क्या होगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, आप लिख सकते हैं 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 4 है ये 3 से कटने वाला संख्या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का ऐड करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब आप उसी संख्या को लीजिए जिससे ये दोनों कट जाए, ठीक है। हमने 1 को लिया, 1 से ये दोनों कट जाएंगे, 2 को लिया, 2 से दोनों कट जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ा दें 3, तो 3 से क्या दोनों कटेंगे, नहीं कटेंगे, 3 से तो केवल 6 कटेगा, 3 दूना 6, ठीक है। अगर इसके आगे बढ़ा दें 4, तो 4 से केवल 4 कटेगा, 6 थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमें यहाँ संख्या वही लेनी चाहिए जो यहाँ लिया गया हो, ठीक है। 4 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। और जो 6 है, ये 6 जो है 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो काहे लें उसको नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब जो कट जाए, यानी यहाँ दिया गया जो संख्या इधर दिए गए संख्या से दोनों कट रहा हो, उसी संख्या को लिखना चाहिए। कटने को तो ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जिसका जो नियम होता है उसका वही नियम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है हमने 1 और 2, 1 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें भी एक उदाहरण आपको दे देते हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 6 का अपवर्तक, 6 का अपवर्तक क्या होता है दोस्तों, और 8 का अपवर्तक क्या होता है, 8 का अपवर्तक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ इसके अगले वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, उसका पार्ट क्या है और उसका काम क्या है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दिए गए होमवर्क को, यानी दिए गए क्वेश्चन को आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं 5वां और 6वां पार्ट क्या है। तो आइए दोस्तों, हमने आप सभी के सामने 5वां और 6वां डिफिनेशन क्या किया है, लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पूरे डिटेल में, यानी पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों।
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, देखिए कहता है लघुत्तम समापवर्तक क्या है, यानी एलसीएम क्या है। यहाँ HCF लिखना भूल गए, यहाँ लिख देते हैं HCF। ठीक है, लघुत्तम यानी LCM, महत्तम यानी HCF। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक क्या है, देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त का वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे ही लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त का वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके में। देखिए दोस्तों कहता है 2 या 2 से अधिक संख्या। ठीक है, कोई संख्या हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, वह छोटी से छोटी संख्या यानी कितनी भी छोटी संख्या हो, ठीक है, दी गई संख्या से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक उदाहरण की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4, 6 और 8 का लघुत्तम क्या है, 24। ये 24 किससे कट जाएगा, यहाँ जो दिया गया है इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए यहाँ मैं भाग दे के आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले लिखते हैं 24, 24 लिखते हैं किससे, 4 से भाग लगाते हैं, कितने से, 4 से, 4 छक 24, 6 बार में कट गया। ठीक है, अब देखते हैं 24 6 से कटेगा, यहाँ लिखते हैं 24 और देखिए 6 से कटेगा, 6 चौको 24। ठीक है, उसके बाद 8 से देख लेते हैं, कितने से, यहाँ लिखते हैं 24, उसके बाद लिखते हैं यहाँ 8, तो 8 तिरिक 24, तो कट गया, कट गया ना। कहने का मतलब जो यहाँ दिया गया हो, जो यहाँ दिया गया हो, वो दी गई संख्या से पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, विभाजित होने जानी चाहिए। और यहाँ ये 24 कैसे आया मैं आपको बता दूं। देखिए 4, 6 और क्या है 8, इसका जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से कटेगा, पहले उसी संख्या से काटते हैं जिससे वो कट जाए, यानी सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या से ये कटेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, काटेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूना 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 1 1, ये 3। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8 और 8 का गुना जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा ना। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, तो यही वाला 24 यहाँ लिखा गया है। ठीक है, क्लियर। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं HCF क्या होता है। बस इसमें फ़र्क कितना है, इनमें छोटी से छोटी संख्या था और इनमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। इनमें छोटी से छोटी संख्या में आपको एक डाउट और क्लियर कर दूं, इसमें कुछ बच गया था। देखिए 24 ही है वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। 24 ही क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे ये कट जाएगा। अगर आपको कह दिया जाए इससे छोटी संख्या 22 ले लीजिए, तो 22 को अगर आप इन तीनों में से किसी भी संख्या से अगर काटना चाहेंगे तो 22 कटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए 24 को
लिखा गया है। 24वीं वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 6 और 8 से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी HCF क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं आप, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, 24वीं वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4 और 8 और 6 से कट जाएगा। तो इसको मारो गोली, ये आपको दिमाग में फिट हो गया होगा, आपके दिमाग में एकदम झर्राटे से चला गया होगा। तो चलिए इसको छोड़ दो, अब इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, देखिए महत्तम समापवर्तक क्या है। 2 या 2 से अधिक, क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या से, यानी दी गई प्रत्येक संख्या से, ठीक है, इसका कहने का मतलब दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही कहते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी उसे ही HCF कहते हैं। ठीक है, जो संख्या दी गई हो, जो संख्या दी गई हो उसी संख्या से वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या वह क्या है जिससे दी गई संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। इनमें क्या करना है हमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, जिससे ये कट जाए। तो आइए जान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम 12 और यहाँ लिख लेते हैं 16। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये है 12 और ये है 16। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम लघुत्तम में भाग लगाते हैं या महत्तम समापवर्तक में भाग लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें छोटी से छोटी संख्या से क्या करना होता है, काटना होता है। तो सबसे छोटी संख्या जिससे कट जाए वो 2 ही होता है। अगर 2 से नहीं कटेगा 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं 5 से, ऐसे ही क्या करते हैं, उसको काटते चले जाएंगे। यानी ये 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 से नहीं 4 से, 4 से नहीं 5 से, 5 से नहीं 6 से। यानी अगर दी गई संख्या से नहीं कट रहा है तो उसके अगली वाली संख्या को क्या करेंगे, हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 छंग कितना होता है, 12 और 8 दूनी कितना होता है, 16, 2 तिया कितना होता है, 6 और 2 चौके कितना होता है, 8। फिर 2 से लगाओ जब तक ना कटे, जब तक 1 ना जाए। 2 दूना 4, ये 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लो, अभी एक बार जाएगा। ठीक है, 2 एक कम 2, ये 3 को ऐसे उतार लो। ठीक है, 3 से काट दो, 3 एक कम 3, दोनों जगह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको गुणा कर लो, 1 जोड़ा हो गया, ये 1 जोड़ा हो गया। जिसका जोड़ा ना मिले हमेशा ध्यान रखना, उसको क्या किया जाता है, नहीं लिखा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। 3 का कोई जोड़ा नहीं दोस्तों हमारे पास, तो 3 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख दूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, HCF में वही लिखा जाता है जिसका जोड़ा बना होता है। तो हमारे पास 2 का जोड़ा 1 बन गया, फिर 2 का जोड़ा 1 बन गया। 3 का कोई जोड़ा नहीं, अगर 3 के आगे ये होता तो 1 जोड़ा बन जाता, तो 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका जोड़ा नहीं होएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बना हुआ है उसको यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2, यानी जिसका जोड़ा बन जाए उनमें से कोई एक संख्या लिखा जाता है। तो हमने लिख लिया क्या, 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4। ठीक है, यही दोस्तों 4 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12 और 16 पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए, यहाँ लिखाइए 12 लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे जब 4 लिखेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 तिहाई 12, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पूरी तरीके से कटा या नहीं, कट गया ना। तो अब देखिए 16 को आप भाग लगाइए किससे, 4 से, 4 चौक 16, तो क्या हो गया दोस्तों, कटा या नहीं, कट गया ना। ठीक है, तो 4 ही है वह बड़ी संख्या है जिससे क्या होगा, 12 और 16 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो
आज का ये क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ को मैंने डिटेल तरीके से यानी पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया है। आप इसको भूल नहीं सकते, इस कदर मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा क्वेश्चन के साथ, सवाल के साथ में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सवाल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आज का क्लास यानी आज का मकसद हमारा था कि आज हम आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन ही बताएं, यानी एलसीएम और एचसीएफ में जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको पहले क्लियर करवा देंगे। फिर इसके आने वाली वीडियो में हम आपसे और आपको सवाल समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं है एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से। कहने का मतलब कोई भी चैप्टर, किसी भी पार्ट का जब तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, तो आपका वो पार्ट, वो चैप्टर पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए पहले आप कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। तो आज हमने एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या किया है, मजबूत कर लिया है। तो इसके आने वाले अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सवाल पढ़ेंगे, केवल सवाल ऐसे पढ़ेंगे बिना पेन उठाए आप सवाल का आंसर बता दोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।